गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो किया था अपन ने अभिक्रिया का वेग नियम, वेग व्यंजक, उसको प्रभावित करने वाले कारक, और उसी के आगे आज जो अपन नया स्टार्ट करेंगे, कल भी मैंने बता दिया था कल का टॉपिक कि कल ही अपन ये पढ़ेंगे, उसी टॉपिक को मैं आगे इसमें स्टार्ट करेंगे अपन अभिक्रिया की कोटि। इसी के साथ चलता है टॉपिक अणु संख्यता। दोनों टॉपिक रिलेटेड हैं। जैसे पहले अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे। कोई कॉमन रिएक्शन लिखी A प्लस बी, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। इसी अभिक्रिया के लिए वेग लिखा अपन ने, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, तो वेग इक्वल टू क्या आ गया कि A की सांद्रता और ये आ गई अपनी B की सांद्रता। अगर अपन सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगे समय के रेफरेंस में लिखें तो माइनस क्या लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और ये आ जाएगा के ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। इस द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में अपन ने ये बताया था कि जो अभिक्रिया का वेग था वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। केवल सक्रिय द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, सारे अभिकारकों पे निर्भर नहीं करता। सारे अभिकारकों से मतलब है, जैसे मान लो ये जो हैं इनके दोनों के 100 मॉलिक्यूल थे, तो जो अभिक्रिया का वेग है इनकी पूरी मात्रा अपन ने मान लो 100 मान ली, तो उस 100 मात्रा पे डिपेंड नहीं करेगा या द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल उसी द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा जो केवल सक्रिय होगा। मतलब सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, सारे अभिकारकों के नहीं है। अब यहाँ कोई भी स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट जो भी था अपन ने लिया, मान लो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ N1 था, यहाँ पे क्या था N2 था, तो इस N1 को अपन ने पावर लगा दिया था N1, यहाँ पे लिख दिया था N2, तो यहाँ भी क्या जाएगा N1 और यहाँ पे N2, ठीक है। तो A और B की जो वैल्यू है वो सक्रिय द्रव्यमान है, तो इसमें ये जो पावर आती है ये प्रायोगिक वेग समीकरण भी कहलाता है। प्रायोगिक वेग समीकरण, प्रायोगिक वेग समीकरण। तो इस प्रायोगिक वेग समीकरण में जो भी अभिकारक अपन ने लिए हैं, उस अभिकारक में उनकी सांद्रता जो थी उसकी जो घात है वो उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो कैसे परिभाषित करेंगे, किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में उसकी सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो कोटि इज इक्वल टू लिखें तो अपन N1 प्लस N2 प्लस और भी है, तो यहाँ पे 2 ही हैं तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। कोई भी अभिक्रिया ले लें, उसका प्रायोगिक वेग समीकरण ले लें, उस प्रायोगिक वेग समीकरण में जो अभिकारक पद हैं, उस अभिकारक पद की जो सांद्रता है, उस सांद्रता की जो घात लगी हुई है, उन सभी घात का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन इसकी। किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में, प्रायोगिक वेग समीकरण में
उसकी सांद्रता पदों की घातों का योग, घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, तो अच्छे से लर्न करनी है पर डेफिनेशन को। किसी अभिक्रिया का प्रायोगिक वेग समीकरण जो अपन द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से लिखा था, उसमें उसकी सांद्रता पद जो भी थे, उसकी घात जो ली, उसका जो योग था, वह उसकी क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसी के साथ टॉपिक लिखा था अपन ने क्या? अणु संख्यता। एक बार इसको भी मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्यता। देखो सीधी सी बात है, नाम में ही परिभाषा है इसमें। तो अणु और संख्या का मतलब, संख्यता का मतलब संख्या। तो डेफिनेशन करें, इसको डिफाइन करें तो अपन किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ध्यान से सुने, भाग लेने वाले अणु परमाणुओं की संख्या अणु परमाणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की अणु परमाणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की अणु संख्यता कहलाती है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणुओं की संख्या अणु संख्यता कहलाती है। देखो इसमें क्या है, किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में उसकी सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि। दोनों में अंतर है, ये प्रायोगिक है, ये थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक राशि है। देख के बता सकते हैं, इसको देख के नहीं बता सकते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा, कॉमन सी बात है, a + b लिखा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, तो आप कितनी बताओगे अणु संख्यता? इसका भी एक मूल, इसका भी एक, तो अणु संख्यता कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखूँ N2 + 3H2, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2NH3। ठीक है, तो इसमें जो है आपसे अणु संख्यता पूछे तो आप लिखोगे 3 और 1 4। कोटि लिखने के लिए आपको कैसा क्या पता होना चाहिए? पावर्स पता होना चाहिए। और पावर्स क्या है? सक्रिय द्रव्यमान की घात है। आपको पता है सारे अभिकारक काम में नहीं ले सकते, केवल सक्रिय द्रव्यमान। भाई 100 में से जितने सक्रिय थे, मान लो 50 थे, 40 थे, जो भी थे, जो सक्रिय थे उसी को काम में लेते हैं अपन। सक्रिय द्रव्यमान ही काम में आएगा, बाकी काम में नहीं आएगा। तो अणु संख्यता अपन लिख सकते हैं, इसकी ऊपर वाला कॉमन था, इसकी मैं लिखूं तो अणु संख्यता। और अणु संख्यता जो है इसमें कितनी आ जाएगी? इसकी 4, क्योंकि 3 जो चल रही जो अणु संख्यता 4 होगी। अब देखो एग्जाम में
बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार रिपीट भी क्वेश्चन है ये वाला अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में डिफरेंस क्या चीज़ है। तो पहला डिफरेंस तो आपको डेफिनेशन में ही दिख रहा है कि ये अणुपरमाणुओं की संख्या होती है और ये सांद्रता पदों की घात होगा योग होती है। दूसरा डिफरेंस देखो, ये वाली कैसी राशि है, प्रायोगिक राशि है, ये वाली कैसी राशि है, सैद्धांतिक राशि है। सैद्धांतिक मीन्स ये समीकरण लिख दिया, कोई भी संतुलित समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण को देख करके आप उसकी अणुसंख्यता डिफाइन कर सकते हैं, उसको अणुसंख्यता को बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2-3 बातें जो अणुसंख्यता और इसके बारे में अपने को ध्यान रखनी है, उसको अपन देखते हैं। अंतर भी दोनों में याद होना ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंस पूछ लेता है कई बार। देखो डिफरेंस देखते हैं दोनों में। पहला डिफरेंस अपन ले रहे हैं, ये लिख दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि, ये मॉलिक्यूलरिटी अणुसंख्यता, दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। पहली जो अपने को पता है ये तो लिख देंगे अपन। सबसे पहला तो प्रायोगिक राशि है, कैसी है ये वाली प्रायोगिक राशि, और ये वाली कैसी है सैद्धांतिक राशि, थ्योरेटिकल। सैद्धांतिक राशि। दूसरा जो मेन डिफरेंस है, किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि है उसका जो वैल्यू है, उसका मान जो है, उसका मान हो सकता है 0, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक हो सकता है। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है इसका। यह है केवल धनात्मक पूर्णांक होती है, केवल और केवल क्या होती है धनात्मक पूर्णांक। मतलब ना तो इसका मान कभी 0 होगा, भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है किसी अभिक्रिया में केवल 0 ही अणु काम में ले रहे हो, माइनस में तो हो ही नहीं सकते। तो केवल कौन से होते हैं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। देखो इसका अधिकतम मान अधिकतम मान 3 हो सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कोटि 0 कोटि हो सकती है, प्रथम कोटि हो सकती है, द्वितीय कोटि हो सकती है, तृतीय कोटि हो सकती है, लेकिन इसके बाद नहीं होगा। इसको अपन ऐसा नहीं है कि सांद्रता पदों का योग जो है 3 से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अपन ने कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी, टक्कर सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग जब क्रिया कारक करते हैं तो उनमें प्रभावी टक्कर होती है और प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप ही वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर मान लो टक्कर कब भोज में, भाई ये मैक्सिमम 3 हो गई, इधर से कॉन्टैक्ट एरिया, ये कॉन्टैक्ट एरिया, ये कॉन्टैक्ट, 3 से ज़्यादा होगी तो इनमें क्या होगी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, जैसे मान लो हो रहा है तो इनमें प्रभावी टक्कर ये इसके टच में नहीं आएगा। तो मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है तो उसके 1 से ज़्यादा पद हो सकते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो सकती है वो।
ठीक है। तो इसका जो मान है कितना हो सकता है 3। कुल मिला के ये प्राथमिक प्राइमरी रिएक्शंस पे लागू होती है। अगर कोई अभिक्रिया एक से ज़्यादा पद में कंप्लीट हो रही है तो उस अभिक्रिया की जो अपन कोटि निकालेंगे वो कोटि अलग अलग पद पे डिपेंड करेगी इसकी। इसका मान 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 से अधिक भी हो सकता है। देखो पहला बताया प्रायोगिक राशि, सैद्धांतिक राशि, शून्य धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है ये वाला, इसका केवल धनात्मक होता है। इसका मान अधिकतम 3 हो सकता है, ये 3 से ज़्यादा हो सकती है। एक और लिखें तो यह प्राथमिक अभिक्रियाओं पे लागू होती है। प्राथमिक मतलब जो अभिक्रिया का सबसे धीमा पद होता है, वेग निर्धारक पद होता है, उसी पे यह प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है, यह अभिक्रियाओं की होती है। इसमें क्या होता है, यह प्राथमिक और जटिल, यह प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पे लागू होती है, दोनों अभिक्रियाओं की होती है। दोनों अभिक्रियाओं की होती है, ठीक है। तो प्रायोगिक राशि, सैद्धांतिक राशि, शून्य धनात्मक ऋणात्मक, इसका केवल धनात्मक, इसका मान 3 हो सकता है, इसका मान 3 से ज़्यादा हो सकता है। प्राथमिक अभिक्रियाओं पे लागू होती है, प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पे लागू होती है। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के समीकरण को देख के निर्धारित नहीं होती है, उसका वेग समीकरण लिखा हुआ है तो ही आप घातों को जोड़ सकते हो। अभिक्रिया को देख करके उसकी कोटि नहीं, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लिखूँ मैं, एक H2 + I2 और 2HI, इसकी कोटि आप अभिक्रिया को देख कर नहीं बता सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते 1 और 1 कितना हो गया 2, इसका वेग समीकरण लिखा जाएगा। और जब इसका वेग समीकरण लिखते हैं तो यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट वेग नियतांक आता ही है। H2 की पावर भी 0 होती है और I2 की पावर भी क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो H2 और I2 दोनों की पावर 0 है, तो मीन्स इसकी कोटि भी क्या आएगी अपने पास में 0, ठीक है। मतलब कोटि अगर आप लिखोगे सॉरी पे की जगह तो क्या करोगे 0 + 0 = 0। तो ये जो अभिक्रिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। अगर अपन इसको देख के तो कितना बताते हैं अपन 2, तो लेकिन 2 नहीं है। अगर अनुसंख्यता बताए तो ये कितनी आ जाएगी 2। तो अभिक्रिया के समीकरण को देख करके अपन ये नहीं बता सकते कि इसकी कोटि कितनी है। अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण को देख करके अपन बता सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये तो अपना हुआ अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की कोटि के साथ अनुसंख्यता, दोनों में डिफरेंस, ठीक है।